तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि आपकी रक्षाबंधन, आपका इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कैसा रहा। आपकी लाइफ में तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अभी अच्छे मोड पे हैं। आप जब स्कूल से पास आउट हो जाएंगे तो आपको 15 अगस्त का सेलिब्रेशन, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आई गेस अभी तो आप लोगों ने पक्का इस चीज को एंजॉय कर लिया होगा। कितने ऐसे भाई लड़के हैं जिन्होंने लड्डू पेड़ा खा लिया है, और कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जिन्होंने देश रंगीला रंगीला पे डांस कर लिया है। एक बार फटाफट चैट सेक्शन में लहरा दो दिलों को, जिससे कि हम लोग जान पाए कि लाइफ में क्या चल रहा है। यस, वॉइस प्रॉब्लम यार, अभी हालांकि मैंने चेक करवाया था तो ऐसा वॉइस प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, है ना। बच्चों के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक वॉइस प्रॉब्लम होनी चाहिए। आज बस स्टूडियो थोड़ा नया सा है, दिस इज अपना घर का स्टूडियो, इस पे काम करवाया है हमने, एंड आई गेस ये स्टूडियो बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, पहले से जो है बेहतर लग रहा होगा। और भाई मुंह छुपा छुपा के, गमछा बांध बांध के कितनी बार जो है लड़के लड्डू लेकर आए हैं ये भी बताओ। अच्छे लड़के जो है, मेरे जैसे प्यारे बच्चे जो हैं, वो एक बार में एक ही मास्टर के पास जाते हैं लड्डू लेने के लिए लाइन में। कई होते हैं बैक बेंचर भैया, घूम घूम के आते हैं बार बार, है ना। 5 डब्बे हो जाते हैं उनके हाथ में। ओवरऑल 20 लड्डू खाकर कैसा लगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को बता दो यार प्लीज। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी पहले, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी इन सब दिनों की। अब अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है। 7 बार, ओ भाई साहब, चोर डकैतों को पढ़ा रहा हूं क्या मैं। 7 बार कौन जाता है, 6 बार, 3 बार, चलो 3 बार तक तो बनता है, 3 बार तक तो इज गुड, इज फाइन। 3 बार लड्डू खाना बनता है भाई, ऐसी कोई टेंशन नहीं है ना। 6 बार भाई साहब, कैसे लुटेरे बैच में आ गया हूं भाई मैं। कोई ईमानदार बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, किसी ने एक बार, एक ने भी नहीं लिखा कि सर मैं एक ही बार खा के आया हूं, है ना। एक अदिति ने लिखा है मैं 2 बार। अच्छा, लड़कियां भी हरकतें करती हैं ये भी मुझे पता लगा, है ना। 5 बार करण 5 बार खा के आए हैं। 20 बार, चलो ये तो कोई फेकू चंद है, हर बैच में ऐसा एक बच्चा होता ही है ना। रोनाल्डो बनने की कोशिश करता है जबरदस्ती, पर कोई बात नहीं, जो भी खाया बहुत मजा आया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को खाने के तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, आई वॉज एट माई होम, बट नेक्स्ट वीक आई विल कंपनसेट, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीक कितनी भी क्लासेस लगे हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इस संडे को हमारी एक मीटिंग है, एक इवेंट है पटना में। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो आप मिलने भी आ सकते हैं, मैं आपको एड्रेस जो है और बाकी सारी लोकेशन जो है वो शेयर कर दूंगा। तो पटना में हमारी बड़ी बातचीत हो रही होगी, मुलाकात हो रही होगी। अभी सबसे पहले हम हमारे सिलेबस की ओर बढ़ जाते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। गुरुजी, नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपकी बॉडी जो है, इसमें कोई भी चीज रैंडम नहीं चल रही। आपकी बॉडी में क्या कोई भी चीज रैंडम चल रही है? अगर मैं मूव करना चाहता हूं तभी मैं मूव कर पा रहा हूं, है ना। आपकी बॉडी में कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही जो आपकी बॉडी को तबाह कर दे, जो आपकी बॉडी के चीथड़े उड़ा दे। आपकी बॉडी जो है उसे बहुत कंट्रोल्ड रखा गया है। तो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम किन 2 चीजों का था सर? एक तो आपका न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, इसका था, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन वाले सिस्टम का था। तो पहले हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे एंड देन हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये जो नर्वस सिस्टम है मेरे दोस्त, इसके 2 मेजर भाग जो हैं ये हमको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका भाग है, सबसे पहला जो इसका पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नाम से ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए। पहला जो नाम है ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप एब्रीवेशन देखें, इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या बन जाएगा? सीएनएस बन जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? सीएनएस लिख सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा सर? पीएनएस हो जाएगा। यानी 2 प्रकार के आपके यहां पर पार्ट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। पहला है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मेरे भाई अपनी खोपड़ी पर लगाओ सरसों का तेल और घुस जाओ इन दोनों के दोनों नामों के अंदर। पहला नाम आपसे क्या कहना चाहता है?
गुरुजी पहला नाम मुझसे ये कहना चाहता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के सेंटर पर पाया जा रहा होगा। यानी अगर मेरी बॉडी के बीचों बीच आप एक लाइन खींच दें तो क्या वहां पर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा होगा? बिल्कुल गुरुजी। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? पेरीफेरी पे। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री पर। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम सेंटर पे होगा और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इसके चारों ओर यानी इसकी बाउंड्री पे पाया जाएगा। अगर मैं आपको गोटिया की बॉडी दिखाऊं तो गोटिया भाई का हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं मेरे भाई। यहां पर हमारे पास हमारे दोस्त हैं, से हाय टू गोटिया। तो गोटिया के यहां पर ये जो एक्सिस है देख पा रहे हैं, तो ये जो एक्सिस है इसको हम सेंट्रल लाइन अगर बोल लें तो गोटिया के बीचों बीच अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो बीचों बीच कौन आ रहा है मेरे भाई? बीचों बीच आ रही है गोटिया भाव की खोपड़ी और बीचों बीच आ रही है गोटिया भाई की रीढ़ की हड्डी। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी इन द लास्ट लेक्चर, अगर हम गोटिया भाई को रख दें और दोबारा से एक चीज समझें तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था ये जो आपकी खोपड़ी है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? गुरुजी इस खोपड़ी के अंदर पाया जा रहा है भेजा। यानी इस खोपड़ी के अंदर पाया जा रहा है दिमाग, मस्तिष्क। और उसके नीचे ये जो आपकी बोन है ना, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर क्या है? ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो कई सारी छोटी छोटी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर से कौन पास होता है? सर स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमारा नर्वस सिस्टम इतना डेलिकेट है, हमारा नर्वस सिस्टम इतना सेंसिटिव है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें काफी सारी लेयर्स की जरूरत पड़ती है। क्या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाली लेयर्स के बारे में बताया था? बिल्कुल बताया था गुरुजी। एक और बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। मैंने कहा कि अगर ये आपकी खोपड़ी है तो इस खोपड़ी के अंदर भी, इस हड्डी के अंदर भी ड्यूरा मैटर है, फिर आपका अरेक्नॉइड मैटर है, फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, देन आपका पाया मैटर है एंड देन मेरे भाई आपकी ब्रेन है। यानी ब्रेन को कवर करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक हड्डी है जिसका नाम क्या है? आपका बेसिकली जो स्कल का हड्डा है ये यहां पर पाया जा रहा है। उसके अलावा ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड मैटर है, पाया मैटर है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। इतना ज्यादा आपकी ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखा गया है क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कोई चोट अगर सीधा दिमाग पे लग जाए तो भैया आप अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खो देंगे, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अगर आपके दिमाग पे किसी इवेंट का असर होता है, अगर किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका दिमाग हैम्पर हो जाता है तो आप अपनी पूरी लाइफ फिर उन दिमाग के सेल्स को रीजनरेट नहीं कर सकते। एक बार दिमाग के सेल्स बन गए तो बन गए, उसके बाद ये अपनी रीजनरेशन नहीं करते, सेल डिवीजन नहीं करते। एक बार अगर इनका लॉस हो गया देन दैट इज अ परमानेंट लॉस। तो क्या एक ऐसी चीज जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रोटेक्शन भी हमें करना पड़ेगा अच्छे तरीके से? बिल्कुल सर। तो यहां पर जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोटिया भाई के पास क्या है? एक खोपड़ी है। और सिमिलरली इस खोपड़ी के नीचे ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो रीढ़ है, इसके अंदर से कौन पास हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है। तो मैं अगर गोटिया भाई की बॉडी के बीचों बीच एक लाइन बना दूं तो इस बीचों बीच की लाइन पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे? क्या ये बात हमें याद रखने की जरूरत है? नहीं सर, हमें पता है कि ये चीजें सेंटर पे पाई जाती हैं। ब्रेन और ब्रेन की एक चोटी है, ब्रेन की एक पूंछ है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। यस, यानी ये अगर आपकी ब्रेन है तो इस ब्रेन की एक चोटी है, एक पूंछ है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और ये आपकी बॉडी के एकदम सेंटर पे पाई जाती है, सेंट्रल एक्सिस पे पाई जाती है। तो इसे क्या कहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्ट करती हैं, ब्रेन को बाकी सारे पार्ट से कनेक्ट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बाकी सारे पार्ट से कनेक्ट करती हैं। तो ये जो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया है, क्या ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया? क्या ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी सारे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है? हाँ या ना? यस सर। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बस आपको एक नाम याद रखना है, सेंट्रल। यानी आपकी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पे पाए जाने वाले नर्वस टिश्यू है, यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है और इसको छोड़ के जितनी भी नर्व्स हैं जो बची हैं वो आपकी क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है। इतनी बात चमकी तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से चमक गई है? ये मुझे बताइए मेरे भाई, है ना? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? अगर गोटिया भाई की बॉडी की सेंटर पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो सेंटर पे क्या क्या मिल जाएगा मुझे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
तो ये सीएनएस के पार्ट है। और इनसे जो नर्व्स निकल रही हैं, जो बाकी सारे ऑर्गन्स को जा जाकर कनेक्ट कर रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। गोटिया भाई की जय बोलते हैं और भाई को अपनी जगह पर सुला देते हैं, है ना। भाई आजकल ओवर टाइम कर रहा है, रात को सोता नहीं है। बाकी बच्चों के भी लेक्चर चल रहे हैं ना, तो गोटिया भाई की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है हमको। आओ मेरे दोस्त, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें दो चीजें कौन कौन सी देखने को मिली? इसमें दो चीजें देखने को मिली आपको। सबसे पहले तो ब्रेन, एंड आपको देखने को मिला स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पीएनएस है, इसे हम क्या कहेंगे? पीएनएस के, इसे हम क्या कहेंगे? ऑल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी आपकी नर्व्स हैं, जो अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंच रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं मेरे भाई। तो आपकी ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? ब्रेन को कौन कवर कर रहा था? गुरुजी, क्रेनियम कवर कर रहा था। ब्रेन को कौन कवर कर रहा था? क्रेनियम नाम का यह हड्डा कवर कर रहा था। इसीलिए इन नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। नाम के अंदर घुस जाना है, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। इन्हें हम लोग क्या कह देंगे? क्रेनियल नर्व्स कह देंगे, क्योंकि क्रेनियम इज एसोसिएटेड टू ब्रेन। एंड मेरे भाई, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी, इनके नाम में कोई आपका तिगड़म है ही नहीं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स ही कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स ही कहते हैं मेरे भाई। तो ये आपकी क्रेनियल नर्व्स जो हैं और स्पाइनल नर्व्स जो हैं, ये कितनी कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं आपकी 12 पेयर। 12 पेयर बोले तो भाई, एक पेयर में कितने जूते होते हैं? एक पेयर में कितने जूते होते हैं? अगर मैं बोलूं मेरे पास एक जोड़ी जूता है, इसका मतलब मेरे पास दो जूते हैं। आई हैव अ पेयर ऑफ शू, इट मींस आई हैव टू शूज। एक राइट पैर में पहनूंगा, एक लेफ्ट पैर में पहनूंगा। अब मेरे भाई, आपके पास अगर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, इसका मतलब आपके पास 24 क्रेनियल नर्व्स हैं। बॉडी के एक साइड 12, बॉडी के दूसरी साइड 12, तो टोटल 24 हो गई। सिमिलरली अगर आप स्पाइनल नर्व का नंबर टोटल यहां पर काउंट करें, तो ये होती हैं 31 पेयर, यानी 31 पेयर। तो कोई पेयर में पूछ ले तो 31 पेयर, और कोई मेरे भाई आपसे टोटल नंबर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 31 इंटू 2 दैट इज 62। 31 बॉडी की एक साइड, 31 बॉडी की दूसरी साइड। तो इस डायग्राम को एक बार बना के देख लेते हैं। हमने ये जो यहां पर सीखा है, इसको बना के देख लेते हैं। ये समझ लीजिए हमारी ब्रेन है, ये समझ लीजिए हमारी ब्रेन है। अब ये जो ब्रेन है मेरे भाई, इससे मैंने कहा एक चोटी निकल रही है, पतली सी चोटी, इसको हमने क्या कहा? स्पाइनल कॉर्ड कह दिया। यह है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आप अपनी बॉडी के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे तो आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल जाएगी, इसीलिए इसको क्या कहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां सफेद कलर की लाइन से जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है मेरे भाई? ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो ब्रेन है, इससे आपकी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं। 12 इस साइड, आप 3-4 बना लो, और 12 इस साइड, है ना। जितनी उस साइड बनाई थी उतनी इस साइड बना लेते हैं, सिमेट्री दिखाने के लिए। ये क्या है? आपकी क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो ऑरेंज कलर की मैंने बनाई है, ये आपकी ब्रेन से निकल रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, ठीक है। और मेरे भाई, यहां पिंक कलर से जो मैं बना रहा हूं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होने वाली नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके आती हैं, या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर के किसी मसल के पास जाती हैं, किसी और ऑर्गन के पास जाती हैं, इन सारी की सारी नर्व्स को मैं क्या कहता हूं? इनको मैं कहता हूं स्पाइनल नर्व्स। तो यहां पर मैंने कुछ स्पाइनल नर्व्स भी बना दी हैं फॉर रेफरेंस। तो जो पिंक पिंक कलर की मैंने बना दी है, ये क्या है? ये है आपकी स्पाइनल नर्व्स, है ना। ये आप स्पाइनल नर्व्स हो जाएंगी, ये हम लोग जानते हैं। तो दिस इज आवर डायग्राम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपकी क्रेनियल नर्व्स है एंड ये आपकी स्पाइनल नर्व्स है। नाउ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड क्रिटिकली। आराम से मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई नर्व ब्रेन के पास सिग्नल लेकर आ रही है, अगर कोई नर्व स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल लेकर आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एफरेंट नर्व। इसे क्या कहेंगे? एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व।
एफरेंट नर्व का काम क्या है? सिग्नल लेकर के आना, ए फॉर आना, ए फॉर आना। तो यहां पर क्या है? सिग्नल लेकर के आ रही होंगी कौन? एफरेंट नर्व। तो एफरेंट नर्व क्या करती है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेकर के आती है। दूसरे जो नर्व हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर के जा रही होंगी। भाई मैंने अपनी ब्रेन को कोई सिग्नल दिया, समझ लीजिए मेरा हाथ जो है मोमबत्ती के ऊपर है ना, या इस पेन के ऊपर है, तो मैंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि कुछ मुझे चुभ रहा है। तो अब जो ब्रेन के पास सिग्नल लेकर के जा रही हैं, दीज आर एफरेंट नर्व्स, जो सिग्नल लेकर आ रही हैं, ए फॉर आना, दैट इज बीन डन बाय एफरेंट नर्व। अब मेरे भाई ब्रेन से सिग्नल लेकर के जो वापस जाएंगी, जो एग्जिट होंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे? इफरेंट नर्व। इन्हें हम क्या कहेंगे? इफरेंट नर्व। इन्हें हम क्या कहेंगे? इफरेंट नर्व। ई का मतलब एग्जिट लेना, एग्जिट लेना। ई का मतलब एग्जिट लेना, यानी कोई है जो सिग्नल लेकर के आ रहा है, आना, दैट इज एफरेंट नर्व, और कोई है जो सिग्नल लेकर के वापस जा रहा है, दैट इज इफरेंट नर्व। यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंचाना है तो कोई ऐसी नर्व होगी जो ब्रेन तक सिग्नल लेकर आएगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी सिग्नल को, दैट इज एफरेंट, क्योंकि वो ब्रेन तक आ रही है, आ का साउंड आ रहा है, तो ए फॉर एफरेंट। एंड कोई ऐसी नर्व होगी जो ब्रेन से ऑर्गन के पास सिग्नल लेकर के जाएगी, यानी ब्रेन से सिग्नल को एग्जिट करेगी, दूसरी तरफ लेके जाएगी किसी ऑर्गन के पास काम करवाने के लिए, तो सिग्नल को एग्जिट करेगी, तो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट। यानी अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें, छोटी छोटी सी डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं एफरेंट नर्व जो है, इट ब्रिंग्स सिग्नल टू ब्रेन या टू सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेकर आई कौन? आया कौन? एफरेंट। और यही सिग्नल लेकर एग्जिट हुआ कौन? है ना, सेंड सिग्नल अवे फ्रॉम सीएनएस, सेंड सिग्नल अवे फ्रॉम सीएनएस। यही सिग्नल लेकर के मेरे भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर गया कौन? आपका इफरेंट नर्व। तो एफरेंट ए फॉर आना, इफरेंट ई फॉर एग्जिट। तो जो अंदर लेकर के आएगा, जो एंट्री कराएगा वो एफरेंट, जो ई फॉर एग्जिट कराएगा वो इफरेंट। सिंपल से ट्रिक है, इससे आप ये सारी की सारी चीजें याद कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम स्पेसिफिकली ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होंगे, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को जान रहे होंगे। आराम से मेरी बात सुनना मेरे भाई। मैंने आपको कहा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसे हम दो प्रकार के पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अगर आप अपनी बॉडी के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल जाएगी। तो ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एंड मेरे दोस्त, उसके बाद इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जो पूरी बॉडी में फैल रही हैं, इन्हें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो 12 पेयर निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स यानी ब्रेन से नर्व्स, एंड 31 पेयर निकलती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स। ये आपने देखी। दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बॉडी के सेंटर पे अगर लाइन खींच दी तो इस पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुझे दिख जाएगा। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली ये जो नर्व्स हैं, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली ये जो नर्व्स हैं, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, इन सब को मिलाकर के मैं क्या कहता हूं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहता हूं। ऐसी नर्व्स जो सिग्नल लेकर के सीएनएस के पास आएंगी, सिग्नल लेकर के आना, ये काम कौन करेगा? एफरेंट, ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट। और जो सिग्नल लेकर के एग्जिट कर जाएंगी सीएनएस से, सिग्नल लेकर के जाएंगी, तो ई फॉर एग्जिट करना, ई फॉर इफरेंट नर्व उन्हें कहा जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई मेरे भाई? बहुत आराम से, बहुत प्यार से, हाथ से लिख लिख कर बताया गया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। यूजुअली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, एंड ऐसा नहीं है 10th में समझ में नहीं आता, 11th में भी ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक नहीं चमकता है। सो दिस इज नॉट योर ओनली प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम को समझ पाना। तो बहुत प्यार से बार बार रिपीट करते हुए जब चलेंगे तो आपको सारी चीजें चमकेंगी, आप क्वेश्चंस बना पा रहे होंगे। यही हमारा मोटो है। करेक्ट है, इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात है। आ जाओ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन को समझ लेते हैं। अगर आपने ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो ऊपर से, तो क्या आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? समझ लीजिए
ये मेरा फेस है ना, यहां मेरी ब्रेन है। अगर मैं अपने सर को ऐसे कर दूं और अपनी खोपड़ी आपको खोल के दिखाऊं, तो आपको मेरी ब्रेन जो है ऐसे दो टुकड़ों में दिखाई देगी, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कहते हैं। तो अगर आप मेरी ब्रेन को ऊपर से देखोगे तो आपको दो लोब्स दिखाई देंगे, दो कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, कुछ ऐसे। देखो, दिस इज वन कंपार्टमेंट ऑफ माई ब्रेन, दिस इज वन कंपार्टमेंट ऑफ माई ब्रेन, एंड दिस इज सेकेंड कंपार्टमेंट ऑफ माई ब्रेन। क्या ये स्ट्रक्चर सभी ने देखा हुआ है? क्या ऐसा सा स्ट्रक्चर सभी को कहीं ना कहीं देखेला लगता है? यस गुरुजी। और अब मेरे भाई, ये जो ब्रेन है इसमें ना आपके कुछ कुछ ऐसे डिप्रेशन से भी होते हैं ना, गड्ढे से बने रहते हैं इस प्रकार के, ऊंचा नीचा ऐसा सा आपका ब्रेन होता है। ये आपका ब्रेन है अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो ये आपका ब्रेन दिखाई देगा। ये क्या है आपका राइट लोब, या आप इसे कह सकते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब अगर ब्रेन गोल मटोल है, स्फेयर है, तो ये आधा स्फेयर है ना, इसे सेमीस्फेयर या हेमिस्फेयर कहेंगे। जैसे भैया ये पूरा सर्कल है, सर्कल को दो टुकड़ों में काट दिया तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल। ये क्या हो गया? सेमी सर्कल। ऐसे ही एक स्फेयर को अगर दो टुकड़ों में काट दिया, एक बॉल को अगर दो टुकड़ों में काट दिया, तो दोनों आधे आधे जो टुकड़े हैं इन्हें आप क्या कहोगे? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो जो गोल मटोल ब्रेन है इसके दो टुकड़े कर दिए, तो इन दोनों टुकड़ों को क्या कहेंगे हम लोग? हेमिस्फेयर कहेंगे। तो एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू ब्रेन, तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, करेक्ट है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों हेमिस्फेयर्स को साथ रखने के लिए आपका यहां पर फाइबर पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार के टांकों जैसे होते हैं, इन ब्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, इट कनेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। और इसका नाम क्या है जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है? इसका नाम क्या है? इस टिश्यू का नाम क्या है? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम नाम का एक टिश्यू है जो कि ब्रेन के लेफ्ट और राइट पार्ट को कनेक्ट करता है। अब इसको याद कैसे करें सर? अगर समझ लीजिए आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? समझ लो आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आपको मुझसे बात करनी है, तो आप क्या करोगे? सर हम आपको कॉल कर लेंगे। अगर आपके पास मेरा नंबर होता, मेरा नंबर आपके पास होता, कुछ भी हमें अगर कनेक्ट करना होता एक दूसरे से, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से अगर कनेक्ट करना होगा तो क्या करोगे? कॉल करेंगे। इस भाई कॉर्पस कैलोसम में ही कॉल शब्द आता है। तो इस कॉर्पस कैलोसम में कॉल शब्द आता है। कॉल हम करते हैं किसी को कनेक्ट करने के लिए, तो ब्रेन के दो टुकड़ों को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को कैलोसम कहा जाएगा, क्योंकि उसमें कॉल शब्द आ रहा है। याद रह जाएगा हमेशा के लिए। क्या इस ट्रिक से आप कभी भूल पाओगे कि ब्रेन के दो टुकड़ों को कनेक्ट कौन कर रहा था? सर कनेक्शन का काम किसका है? कैलोसम का। कॉल शब्द आ रहा है उसमें, है ना। सो आप क्या कह सकते हैं? कॉल से कनेक्ट। आप क्या कह सकते हैं? कॉल से कनेक्ट। जैसे मेरे भाई आप कॉल से अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे कैलोसम से आप ब्रेन के दो पार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रेन के दो हिस्सों को कनेक्ट कर सकते हैं। यह बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। यह तो तब हो गई ब्रेन की शक्ल जब आपने इसे ऊपर से देखा तो दो भाग आपको दिखाई दिए। अगर मैं साइड से देखूं, ऐसे मेरी ब्रेन आपको दिखाऊं, तो मेरी ब्रेन कैसे दिखाई देगी? आराम से देखना मेरे भाई, एक ही बार में बनाना सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बातचीत यहां पर है नहीं। आराम से देखना कैसे बनाना है। देखो मेरे भाई, ऐसे बनाओ, टॉय टॉय टॉय, है ना। एक और बार बना टॉय 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 टॉय। अरे वाह गुरुजी, ये क्या बना दिया? अभी बताता हूं। अब इसको ऐसे कवर कर दियो, टॉय 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 टॉय
ये क्या हो गया गुरुजी, अभी बताते हैं। टॉय 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 टॉय, स्टार्ट हो गया भाई। वाह क्या ब्रेन बनाई है। और फेयर बना लेते हैं, फेयर एंड लवली बना लेते हैं। बताओ, इससे हल्की ब्रेन कहीं बना सकते हो इससे कम टाइम में? ऐसे ही बनती है बस, और कुछ नहीं। यही आपकी ब्रेन है मेरे भाई, है ना। और आपकी ब्रेन है तो जल्दी ही बन जाएगी, कम मसाला है ना उसमें, झटपट बन के तैयार हो जाएगी। आपकी ब्रेन है तो जल्दी ही बनेगी, मेरी बनाता तो थोड़ा टाइम लग जाता। बुरा मत मानना मेरे छोटे भाई बहन, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। आओ, दिस इज ब्रेन, दिस इज ब्रेन, बस यही ब्रेन है भाई। ब्रेन के हैं 3 भाग। ये जहां पे आपको डिप्रेशन देखने को मिलती है, इस प्रकार की आपको उबड़ खाबड़ जगह देखने को मिलती है, जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ये आपको देखने को मिलता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, करेक्ट। ये जो बीच का पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, ये आपको क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको मिड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्स्ट पार्ट, मिड ब्रेन सेकंड पार्ट, एंड मेरे दोस्त सबसे नीचे का जो पार्ट है ये आपको देखने को मिलता है, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइंड ब्रेन। दिस इज हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होता है सबसे एंड वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट। तो हाइंड ब्रेन सबसे नीचे, मिड ब्रेन बीच में, और फोर ब्रेन सबसे ऊपर। ये आपके ब्रेन की शक्ल है, ये आपके ब्रेन का टोटल स्ट्रक्चर है, जो कि आपने यहां पर देखा, एक रैंडम सा रफ सा स्ट्रक्चर है जो आपने यहां पर देखा। अब मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस चीज को थ्योरी में भी लिख सकते हो कि ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, हैज 3 पार्ट्स। इन सारे के सारे पार्ट्स को हम जानेंगे, और इनमें भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उनको भी जानेंगे, उनके फंक्शंस को भी जानेंगे, सारी चीजें समझेंगे। तो पहला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। इतना लिख लो, इतना बना लो, और फिर मुझे थम्स अप दे देना इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको आगे ले जा सकूं और इस ब्रेन के सारे पार्ट्स के काम आपको मैं चुटकियों में याद करा सकूं। यही हमारा आज का प्रोटोगेटिव है कि ब्रेन का सारा पार्ट मैं आपको याद करा दूं और आपको कुछ करना ही ना पड़े। सर ये कैसे हो सकता है कि हमें कुछ करना ही ना पड़े? वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। यही आपके वीपू भाई की खासियत है। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रेन में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें खुद चल के आपके पास आएंगी, बस आपको हल्का सा दिमाग लगा लेना है और कुछ नहीं। सर जी पोल कब होगा? पोल कराएं किस बात का बताओ, क्या चाहिए मेरे भाई को है? बताओ क्या चाहिए, किस चीज का पोल? मतलब मुझे आइडिया नहीं है, देखो हम तो बहुत नए हैं, हम तो अभी जुड़े हैं। पोल किस चीज के लिए कराना होता है? मतलब हमारा तो, हम लोग जब क्वेश्चंस कराते हैं तो पोल कराते हैं नीट की कैटेगरी में, तो है ना, या उससे बड़ी कैटेगरी में जहां पर भी हम लोग पढ़ाते हैं तो भी यूज पोल्स, और हम लोग हर क्लास में काफी सारे सवाल करते हैं तो पोल्स करते हैं। अलग से क्या पोल चाहिए मेरे भाई को? मेरे छोटे भाई मुझे बताओ, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वो पेश करूंगा आगे, है ना। बता दिया करो बस कि क्या चाहिए, है ना। आओ, अब ये जो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, इनके चीथड़े उड़ा लेते हैं एक एक करके। हम यहां लिख देते हैं ह्यूमन ब्रेन, है ना। मैं धीरे धीरे इस डेटा को ऊपर शिफ्ट करता जाऊंगा, हेडिंग डाल लेता हूं, डब्बे में इसे कैद कर लेता हूं, और मेरे भाई इसको खिसका देता हूं ऊपर, ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन के मैंने बना लिए हैं यहां पर क्या, 3 हिस्से। ह्यूमन ब्रेन के हमने यहां बना लिए हैं क्या, 3 हिस्से, ठीक है। दिस इज फर्स्ट हिस्सा, दिस इज सेकंड हिस्सा, एंड दिस इज थर्ड हिस्सा। ठीक है जी, एकदम ठीक है गुरु जी। ये जो पहला हिस्सा है इसको हमने कह दिया फोर ब्रेन, इसको हमने कह दिया फोर ब्रेन। ये जो आपका दूसरा हिस्सा है इसे हमने कह दिया मिड ब्रेन, एंड ये जो तीसरा हिस्सा है इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया हाइंड ब्रेन। करेक्ट, 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीनों हमने लिख लिए। अब इनको पहुंचा देते हैं थोड़ा सा ऊपर, इनको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं, और ऊपर पहुंचाने के बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं किसकी, फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन जो है इसमें भी अलग अलग पार्ट्स है मेरे भाई, फोर ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है, फोर ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है
वो क्या हो जाता है दोस्त, वो हो जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या इसे सेरिब्रम भी कह सकते हैं, सेरिब्रम, या आप कह सकते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका नाम होता है डायनसिफेलॉन, डायन है ना, डायनसिफेलॉन इसे कहा जाता है। मिड ब्रेन का ऐसा कोई खासा पार्ट नहीं होता, इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है, आगे चल के पढ़ोगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइंड ब्रेन जो है इसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इनके नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। हाइंड ब्रेन के जो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इनके नाम क्या हो जाएंगे, इनके नाम हो जाएंगे पीसीएम, चाहे पैरासिटामोल बोल के याद कर लो, उसे भी हम एब्रीविएशन में पीसीएम कहते हैं, या फिर मेरे भाई आप अपने आने वाले सब्जेक्ट्स, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी होगी, तो यहां पर आपके नाम जो है ये क्या हो जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा पॉन्स, है ना, यहां पर आपका नाम हो जाएगा सेरिबेलम, यहां था सेरिब्रम, यहां है सेरिबेलम, ठीक है, एंड यहां पर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मेड्यूला भी बोल दोगे तो भी कोई आपका हाथ नहीं काटेगा, इतनी सी बात पे आप इसे मेड्यूला भी बोल सकते हो। तो यहां पर आपके 3 पार्ट जो हो जाएंगे इन्हें हम कहते हैं पीसीएम, दैट इज पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहां 3 पार्ट जो हो जाएंगे इनको आप कह सकते हो पीसीएम। हाइंड ब्रेन का एज सच कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, और यहां आप सीडी बोल सकते हो, दैट इज सेरिब्रम एंड डायनसिफेलॉन, ये आपके 2 पार्ट है। अब मेरे भाई इनके फंक्शंस हमें एक एक करके समझने हैं और बहुत आसानी से समझने हैं, आराम से देखना। अगर मैं इसका नाम देखूं, हर चीज का नाम घूर के देखो, अगर फोर ब्रेन में मैं कॉर्टेक्स का नाम देखूं तो क्या मेरे भाई मैं कह सकता हूं इट विल परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉर्टेक्स कॉम्प्लेक्स, कॉर्टेक्स कॉम्प्लेक्स। क्या ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, क्या ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं भाई, खुद ही देख लो। It will perform complex function. It will perform complex functions. Cortex will perform complex function. आपकी बॉडी के जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, जहां आपका दिमाग सबसे ज्यादा लगता है, थिंकिंग पार्ट जो लगता है, सोचने की क्षमता जहां इस्तेमाल होती है, वो कौन करेगा, वो आपका सेरिब्रम करेगा, यानी मेरे भाई आपका फोर ब्रेन करेगा। सो आपका मेन थिंकिंग पार्ट कौन है, आपकी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, साइज भी किसका बड़ा है, और सोचने के लिए भी कौन आपका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाई, कौन है, वो है आपका सेरिब्रम। तो मेरे भाई यहां पर आप कह सकते हो इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी मेरे भाई आप जितने भी लॉजिक लगाते हो, आप जितना भी एनालिटिक्स लगाते हो, सीआईडी बनते हो ना, अरे तेरी पेंसिल इसने चुराई होगी रिया, है ना तो ये जो लॉजिकल एनालिटिकल पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट इमोशनल पार्ट है, इमोशनल होंगे इधर, ये जो इमोशनल पार्ट है मेरे भाई, ये सारा का सारा क्या है, सेक्सुअल डिजायर जो है, ये जो आपके दिमाग को चला के रखता है, दौड़ा के रखता है थॉट, ये सारी की सारी कारस्तानी किसकी है मेरे भाई, ये आपकी फोर ब्रेन की कारस्तानी है। यानी कि आपके फोर ब्रेन में ये सारे के सारे काम हो रहे होते हैं। यस, तो मेरे भाई सेरिब्रम से शब्द आया सेरिब्रल, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेगा, यानी सोचने समझने का काम करेगा, और आपकी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा ये जो आपकी ब्रेन में आपने बनाया था उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ हिस्सा, ये जो आप देख रहे हो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है और कुछ नहीं। ये जो उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ मेन हिस्सा बना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है और कुछ नहीं। यानी सेरिब्रम जो है ये आपकी ब्रेन का मेन पार्ट है, यानी फोर ब्रेन जो है ये आपकी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये बात हम लोग यहां पर प्रूव कर चुके हैं, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। यानी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेगा, बस बात खत्म। अब मेरे भाई डायनसेफेलॉन में डाय का मतलब क्या होता है, ये बाल पे करने वाली डाय नहीं है, केश काला नहीं है मेरे भाई, डाय का मतलब क्या होता है, दो। क्या दो, अरे दो, टू। जैसे 1 को बोल दिया मोनो, 2 को बोल दिया डाय, 3 को बोल दिया ट्राई, 4 को बोल दिया टेट्रा,
5 को बोल दिया पेंटा, 6 को बोल दिया हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, n को नैनो, 10 को डेका। इस प्रकार से मेरे भाई आप जो है सारे के सारे नंबर्स जो है इनको एक इंग्लिश टर्म दे सकते हो। तो डाई या बाय हम किसे कहते हैं? 2 को कहते हैं। इसे डाई भी कह सकते हैं, नाम के आगे बाय भी लगा सकते हैं। तो जो बाय डाई है इसका मतलब क्या है? 2। यानी मेरे भाई यहां पर भी जो डायनसेफेलॉन है इसमें 2 भाग आएंगे, 2 भाग आएंगे। पहला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थालामस। थाला फॉर अ रीजन। थाला ओपी इन द चैट प्लीज। धोनी साहब के लिए एक जो है सल्यूट मार दो। थालामस। और थाला के नीचे हाइपो माने नीचे, क्या मिलेगा मेरे भाई? थाला के नीचे मिलेगा हाइपोथालामस। तो डायनसेफेलॉन में क्या मिला भैया? फोर ब्रेन में थालामस और हाइपोथालामस मिल गया। थाला और हाइपोथाला, ठीक है, ये 2 चीजें मिली, इसीलिए इसको डायनसेफेलॉन कहा कि भैया यहां पे 2 चीजें मिलेंगी, थाला और हाइपोथाला। नंबर 1 इज थालामस एंड नंबर 2 इज हाइपोथालामस। करेक्ट, एकदम सही। अब मेरे भाई थालामस में एंड में एम और एस आ रहा है, हाइपोथैलेमस में भी आ रहा है, पर यहां हम एच पे फोकस करेंगे। यहां मेरे भाई थाला में एम और एस आ रहा है, तो ये क्या करेगा? इट बेसिकली लिंक्स मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स, जो मोटर सिग्नल है और सेंसरी सिग्नल है, कोई सिग्नल आ रहा है कोई सिग्नल जा रहा है, उनको प्रोसेस करेगा मेरे भाई कौन? आपका थालामस। एम और एस पे पूरा का पूरा फोकस डाल देना है। और मेरे भाई यहां पर है हाइपोथाला, तो यहां पर क्या है? एच और टी का साउंड आ रहा है। हाइपोथैलेमस एक शब्द है, हाइपो एक है थैलेमस, तो एच और टी का साउंड आ रहा है। यहां आप लिखो हीट। एच और टी का साउंड आ रहा है ना, हाइपोथैलेमस से निकालो हीट। अब हीट कौन सी चीज होती है? जो गर्म होती है। यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपकी बॉडी का तापमान कब बढ़ेगा, कब आपको बुखार होगा, कब आपकी बॉडी जो है नॉर्मल बिहेव करेगी, सारी चीजें जो है आपका टेम्परेचर रेगुलेशन। हीट टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, तो आपका टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करेगा? आपका टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। और दूसरा यहां शब्द आ रहा है ईट, यानी भैया आपको भूख लगी है, तो कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। भूख लगी कैसे पता लगा? हाइपोथैलेमस ने बताया। पेट भर गया कैसे पता लगा? हाइपोथैलेमस ने बताया। प्यास लगी है कैसे पता लगा? आपका हाइपोथैलेमस ने बताया। प्यास बुझ गई कैसे पता लगा? हाइपोथैलेमस ने बताया। तो खाने पीने से रिलेटेड हीट से ही शब्द आ रहा है। हीट मतलब टेम्परेचर, और हीट में ही शब्द छुपा हुआ है ईट, यानी खाने पीने से संबंधित रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, भूख और प्यास है, ये जो है कौन करेगा मेरे भाई? थर्स्ट। ये कौन करेगा? आपका हाइपोथैलेमस। अभी तक पूरा का पूरा फोर ब्रेन खत्म हो चुका है। बताओ मेरे भाई, एक भी चीज याद कराई है आपको? सबसे पहले पिछली स्लाइड पर ले चलता हूं। मैंने आपको बताया है ब्रेन के 2 टुकड़े हैं, राइट टुकड़ा, लेफ्ट टुकड़ा। इन टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करेगा? आपको अपने दोस्त से जोड़ने का काम कौन करता है? मोबाइल फोन। आपको अपने दोस्त से बात करनी है, कनेक्ट करना है, तो उसे कॉल कर लो। तो यहां पर भी ब्रेन के 2 टुकड़ों को कनेक्ट करना है, तो क्या करूंगा? कॉल करूंगा। कॉर्पस कैलोसम नाम का टिश्यू इन 2 ब्रेन के टुकड़ों को जोड़ेगा। बात खत्म, याद करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रम क्या करेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो करेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये आपका थिंकिंग का पार्ट है, मेन जो सोचने समझने की शक्ति है वो आप यहां पर लगा रहे होंगे। डायनसेफेलॉन जो फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है, इसमें 2 चीजें होंगी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस में एम और एस का साउंड आ रहा है, यानी मोटर और सेंसरी सिग्नल्स को बढ़िया तरीके से आपका क्या करेगा? एनालाइज करेगा। और हाइपोथैलेमस में एच टी का साउंड आ रहा है, एच फॉर हाइपो, टी फॉर थैलेमस, तो यहां एच टी लिख लो, हीट वर्ड बन जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हीट यानी टेम्परेचर आपकी बॉडी का कौन रेगुलेट करेगा, और ईट यानी खाना पीना कौन रेगुलेट करेगा, कि आपको भूख लगी है कि भूख मर गई, प्यास लगी है या प्यास बुझ गई, ये कौन करेगा मेरे भाई? ये करेगा आपका हाइपोथैलेमस। करेक्ट है? यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? एक बार फटाफट बताओ भाई, मैंने कितनी चीजें बताई हैं, खुद देखो, नाम से देखो। लिखना नहीं है क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं। कॉर्पस कैलोसम, कोई बोले कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है? भाई कैलोसम में कॉल शब्द आ रहा है, कॉल से आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करते हो, तो इसका काम भी कनेक्ट करने का है। ब्रेन के जो 2 टुकड़े हैं, लेफ्ट और राइट टुकड़े, उनको कनेक्ट करेगा। फिर मैंने बताया कि फोर ब्रेन का पहला पार्ट है सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो काम करेगा कॉम्प्लेक्स, यानी थिंकिंग काम जो है ये किसका है? आपका सेरिब्रम का है।
उसके बाद डायनसेफेलॉन में दो चीज आई, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस में हमने किस पे फोकस किया, एम और एस पे, यानी मोटर और सेंसरी सिग्नल ये प्रोसेस करता है। हाइपोथैलेमस पे हमने दो शब्दों पे फोकस किया, हाइपो और थैलेमस, एच फॉर हाइपो, टी फॉर थैलेमस। तो यहां एक शब्द बना लिया मैंने, हीट। हीट टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, और ईट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब खाने पीने का भी ध्यान यही रखेगा। बात खत्म। यानी 4 शब्दों में अभी तक का पूरा ब्रेन जो है हमने रगड़ दिया है, और कुछ भी नहीं, और कुछ याद नहीं करा है। हम लोगों ने सिर्फ जो हमारे पास शब्द निकल के आए हैं उन्हीं शब्दों पे खेला है, हमने कुछ अलग नहीं किया। वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द वर्ड्स, हम शब्दों में घुसे हैं और कुछ नहीं किया। मिड ब्रेन जो है ये क्या करता है, इट गिव ऑडिटरी रिस्पॉन्स, सुनने का काम ये करता है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स। ऑडिटरी रिस्पॉन्स, तो कुछ चीजें जो आपकी सेंसेस हैं वो यहां पर प्रोसेस की जाती है। ऑडिटरी मतलब रिलेटेड टू कान, तो सुनने का जो है हियरिंग, ये रिस्पॉन्स यहां से जनरेट हो सकता है। और भी कई जगह से हो सकता है, लेकिन यहां से आपका हो रहा होता है मेनली। तो आपका मिड ब्रेन जो है आप ये कह सकते हैं हियरिंग का, अब ये कान जो है ये आपके इस खोपड़ी के मिड में है, तो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो। हाइंड ब्रेन की अगर आप बात करें, हाइंड ब्रेन की अगर आप बात करें, तो पहले चीज आती है पोन्स, पी फॉर पोन्स। तो यहां पाया जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट हियर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट हियर। सर ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट, जोर जोर से सांसें लेना, धीरे धीरे सांसें लेना, ये जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम है ये कौन करेगा, ये करेगा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पोन्स। और पोन्स नाम की क्या चीज आती है मार्केट में, पॉन्ड्स नाम का पाउडर आता है ना, पोन्स तो नहीं है वो पॉन्ड्स है। तो पाउडर लगा के मस्त सो जाओ, समझ लो भैया खुजली हो रखी है तुमको। अरे सर इसमें समझना क्या है, खुजली तो है ही बचपन से, है ना, अलग अलग प्रकार की। तो समझ लो मेरे भाई रैशेज हो रखे हैं, पीछे घमोरियां हो रखी हैं, मस्त पॉन्ड्स का पाउडर लगाओ सो जाओ। यानी आपकी स्लीप जो है उसको सुगम बनाने का काम कौन करता है, आपकी स्लीप साइकिल को, आपके रेस्ट को, आप जब आराम करते हैं तो आपका ये रेस्ट करने में आपकी मदद कौन करता है, पोन्स। तो कैसे याद करोगे, पॉन्ड्स का पाउडर लगाया, मस्त जो है लेट गए भाई, ऐसे पसर के सोए जैसे खाते में 500-600 करोड़ रुपया पड़ा हो, इतनी जोर से आनंददायक नींद आई पॉन्ड्स लगा करके। तो पॉन्ड्स से रिलेट करो, पी फॉर पॉन्ड्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और कोई भी पार्ट आपका पी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो कंफ्यूजन खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉन्ड्स का पाउडर लगाओ, मस्त रेस्ट या स्लीप मारो, या तो आराम करो या सो जाओ। तो यहां पर भी आपका आराम करने सोने में कौन आपकी मदद कर रहा है मेरे भाई, आपका पोन्स मदद कर रहा है। सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेलम, बैल का साउंड आ रहा है, आ बैल मुझे मार, क्या बैलेंस में भी बैल का साउंड आता है, सेरिबेलम, बैलेंस। मैं अगर खड़ा हूं आपके सामने आज अपने पैरों पर, तो मैं इसका शुक्रिया अदा सिर्फ सेरिबेलम को करना चाहूंगा। क्योंकि अगर मैं अपने पोस्चर मेंटेनेंस की बात करूं, अगर मैं चलते चलते लड़खड़ा के गिर नहीं जा रहा हूं, अगर मैं मेरे भाई साइकिल चलाते चलाते हड़बड़ा के सुअर पे साइकिल नहीं चढ़ा दे रहा हूं, नाली में नहीं गिर रहा हूं, अगर मेरे भाई मैं अच्छे तरीके से चल पा रहा हूं, दौड़ पा रहा हूं, तो ये जो मेरा इक्विलिब्रियम है, ये जो मेरा बैलेंस है, इस बैलेंस को बरकरार करने का काम किसका है, सेरिबेलम का। बैलेंस, बैलम, बैलेंस, बैलम, नाम में घुसो खेल खत्म। यस, तो मेरे भाई बैलेंस या पोस्चर मेंटेनेंस, सीधा खड़ा होना, टेढ़ा खड़ा होना, उल्टा पड़ा होना, सब कुछ मेरे भाई आपका इसी से होता है, पोस्चर मेंटेनेंस। आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने का, बैलेंस में रखने का जो काम है किसका है, सेरिबेलम का है। बैल बैलेंस, बैल बैलेंस, राइट। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका काम क्या है, इसका काम है डाइजेस्टिव जूसेस बनाना, है ना, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, खाना खाया पचाने का काम, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सिग्नल देता है कि हाँ भैया पेट में खाना आ गया है, फटाफट इस खाने को तोड़ने फोड़ने का काम किया जाए। इसके अलावा इसका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में भी काम है, पोन्स का भी था, है ना, इसका भी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में काम है, कितना सांस ले रहे हो ये भी रेगुलेट कर सकते हैं। एंड आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में भी, आपके हार्ट को रेगुलेट करने में भी इसका रोल है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, इसको भी रोल करने में, इसको भी कंट्रोल करने में आपका रोल है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, एक भाई पूछ रहे हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपके ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है
पॉन्स में एक ऐसा पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। जब आपका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है या घटाना होता है तो कौन कंट्रोल करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉन्स। ये जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये पॉन्स का ही एक भाग है जो कि स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। करेक्ट है? यहां तक की बात सभी मेरे भाइयों को समझ में आई? एक बार फटाफट बता दो मेरे भाई, एक बार फटाफट बता दो, यस लिख दो इन द चैट सेक्शन। यहां तक की बात आपको चमक गई है नहीं? फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ बढ़िया है? क्या यहां तक की बातें सारे दोस्तों को समझ में आई? यहां तक की ब्रेन का डिस्कशन क्या मैं आपको एक बार दोबारा करा दूं? इफ यस मुझे बता दो। मैं आपको सबसे पहले अपना कंटेंट जो है दोबारा पढ़ाऊंगा, जो भी हमने 3 स्लाइड्स में लिखा है वो सारी बातें दोबारा बताऊंगा, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की शेयर कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर एनसीईआरटी की शेयर कराऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर मैं आपको जय हिंद शुक्रिया आदाब बोल के निकल जाऊंगा। करेक्ट? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो यार आप, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ। मैंने आपको कहा हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको आसानी से पढ़ने के लिए हम इसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं। अगर हम हमारी बॉडी के बीचों बीच एक लाइन बनाएं तो भैया इस लाइन के ऊपर जो नर्वस सिस्टम का पार्ट आ रहा है दैट इज हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आया? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड मेरे दोस्त, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स जो कि टोटल 12 पेयर होती हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स जो कि टोटल 31 पेयर होती हैं, इन सबको मिला करके मैं क्या कहता हूं? पीएनएस कहता हूं। यानी कि मैं इनको मिला करके क्या कहता हूं मेरे दोस्त? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह देता हूं। करेक्ट? तो मेरे भाई ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेकर आती हैं, आना स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो इन्हें एफरेंट नर्व कहा जाता है। और ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर एग्जिट मार लेती हैं, इन्हें एफरेंट नर्व कहा जाता है, इफरेंट नर्व कहा जाता है। ए फॉर एफरेंट आना, ई फॉर इफरेंट जाना। यहां पर देखिए ब्रेन जो है इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको 2 पार्ट दिखाई देंगे, इन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन करने का काम किसका है? कॉर्पस कैलोसम का। जैसे आप कॉल करके अपने दोस्त से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे यहां पर भी आप कैलोसम से ब्रेन के 2 हिस्सों को कनेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हिस्से को कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन, बीच में पाए जाने वाला मिड ब्रेन और एंड में पाए जाने वाला है हाइंड ब्रेन, जो कि आपको देखने को मिला एक रफ से डायग्राम में। यहां पर अगर आप इस पूरे के पूरे ब्रेन को समझना चाहें तो फोर ब्रेन के 2 मेजर पार्ट है, और भी आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो और आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर लिम्बिक सिस्टम भी होता है, जहां हिपोकैम्पस देखने को मिलेगा, एमिगडाला देखने को मिलेगा विच इज योर फियर सेंटर, लेकिन अभी आपको उनके बारे में बात नहीं करनी है। अच्छा मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका जो फियर सेंटर है इसका नाम है एमिगडाला। समझ लो मैं इस एमिगडाला को आपके दिमाग में से निकाल दूं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है ना? सर आई लव यू, थैंक यू सो मच यार, लव यू भाई। साहिल कह रहे हैं मिश्रा आई लव यू। मिश्रा जी आपके लिए एक संदेश है, साहिल भाई आपको आई लव यू कह रहे हैं, है ना? आई लव यू टू बोल दीजिए चैट सेक्शन में, क्योंकि हम यहां पर पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहां पर एक जो है करने आए हैं, है ना? अरे मेरे भाई कैसे पगलैट हो यार, अच्छी अच्छी बातें करो, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बुरी बात है, बुरी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बुरी बात है यार। ये बड़ी अच्छी बात करी आपने कि आपने इसे बुरी बात कहा। एमिगडाला इज द फियर सेंटर, मैं उसको निकाल दूंगा। अब आपको लगेगा यार जीवन से डर खत्म। अरे मेरे भाई जीवन से डर खत्म, ना मरने का डर है ना गिरने का डर है। छत पे जाओगे पतंग उड़ाते उड़ाते मांझे के साथ पता लगा नीचे ही गिर गए भैया, नाली में गटर में मिले अगले दिन, है ना? रोड क्रॉस कर रहे हैं, मरने का डर ही नहीं है। डिवाइडर पे जो है कोई लेके लटक गया तुमको, तो ऐसे दिस इज नॉट राइट। सो एमिगडाला जो है उसका काम फियर पैदा करना है। फियर इज नॉट अ बैड थिंग, फियर इज अ गुड थिंग ऑल्सो। अननेसेसरी चीजों से डरना हमेशा बुरा होता है, लेकिन कुछ नेसेसरी चीजों से डरना बहुत जरूरी है। तो एमिगडाला हटा दिया तो पंगा हो जाएगा, एमिगडाला हटा डाला तो शाम तक हो जाएगा झिंगा लाला, है ना? कोई ना कोई जो है भाई उड़ा देगा तुमको। तो इसीलिए एमिगडाला अच्छी चीज है। अब भैया फोर ब्रेन के जो है 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है इसे हम सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, काम करेगा कॉम्प्लेक्स
तो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट है, जितना भी सोचने समझने का काम है, समझदारी का काम है, बड़ी बातचीत है, वो यहां पर आप कर पाओगे। डायएंसेफेलॉन में दो पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस में एम और एस का सिग्नल आया तो ये मोटर और सेंसरी सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा। हाइपोथैलेमस में हीट का साउंड आ रहा है तो यहां हीट यानी टेम्परेचर रेगुलेशन होगा, और ईट यानी ईट एंड ड्रिंक का काम होगा। पेट भर गया नहीं भरा, प्यास बुझ गई नहीं बुझी, भूख लगी है नहीं लगी, प्यास लगी है नहीं लगी, ये सारा काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। मिड ब्रेन जो है सुनने का काम करता है, इसके अलावा और छोटे मोटे काम है, मेन जो काम है इसका ऑडिटरी ही है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो ये आपका रेस्पिरेशन रिदम को रेगुलेट करता है एंड आपको स्लीप या रेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पॉन्स का पाउडर लगाओ, मस्त आराम से रेस्ट मारो। सेरिबेलम में बेल का साउंड आ रहा है तो ये आपको बैलेंस रखने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, आपको लुढ़कने गिरने नहीं देता। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, सांस लेने का जो आपका रेट है उसको मेंटेन करता है, और हार्ट की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। इतनी बात समझ में आई? तो कॉर्पस कैलोसम में कॉल शब्द आया जो कि कनेक्शन के काम आता है, तो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट किया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स काम करे कॉम्प्लेक्स, तो यहां से सीधा याद हो गया। थैलेमस, एम और एस का साउंड आ रहा है, मोटर सेंसरी सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा। हाइपोथैलेमस हीट का साउंड आ रहा है तो मेरे भाई टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा, खाने पीने के प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। पॉन्स, पाउडर लगाओ पॉन्स का, मस्त सो जाओ, तो आपके रेस्ट और स्लीप को रेगुलेट करेगा। और पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो ये आपके रेस्पिरेशन के रिदम को भी, ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल करेगा। एंड उसके अलावा मेरे भाई आपका सेरिबेलम, नाम है बैलम, तो इसमें बैलेंस का शब्द आ रहा है, तो ये आपकी बॉडी को बैलेंस्ड रखने में हेल्प करेगा। और मेड्यूला जो है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा जब आप खाना खा रहे होगे। एंड देन आफ्टर मेरे भाई सांस लेने और हार्ट के धड़कने की एक्टिविटी को भी ये क्या कर सकता है? आपका अफेक्ट कर सकता है। यस, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री अभी बताऊंगा अगली स्लाइड में, अभी के लिए इतनी बातें बताओ। क्या समझ में आ गया है ना? सब बताया जाता है मेरे भाई, जितना तुम सोच के आए हो उससे ज्यादा ही बताया जाएगा। क्या इतनी बातें सभी मेरे भाई बंधुओं को समझ में आ चुकी हैं? क्या इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ चुकी हैं? सभी मेरे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं? एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, लाल कलर के दिल जो है फेंक के मार दिए जाए चैट में, जिससे मास्टर आपका खुश हो सके। बताओ मेरे भाई, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बताएंगे मेरे भाई। संयम रखो, है ना, हैव पेशेंस, सांस लो, गहरी सांस लो, इस्तेमाल करो अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा का, एक भर के मारो भाई सांस, है ना। यस, आ जाओ, क्रिस्टल क्लियर, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कराएंगे अभी, पहले एनसीईआरटी पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। एक दो पॉइंट है एनसीईआरटी में भी एडिशनल मिलेंगे तो उनको भी नोट करवाएंगे, उनको भी आपको बकायदा समझाया जाएगा। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, आ जाओ। तो अब हम मसल एंड देयर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। समझ लो मेरे भाई, यहां पर आपका एक न्यूरॉन है, यहां पर आपका एक न्यूरॉन है, ये क्या हो गया? न्यूरॉन के डेंड्राइट हो गए, है ना। ये आपके क्या हो गए? न्यूरॉन के डेंड्राइट हो गए। यस गुरुजी, न्यूरॉन के डेंड्राइट हो गए। ये न्यूरॉन का क्या हो गया? एक्सॉन। ये आपकी नर्व एंडिंग, एंड ये आपका ऐसे ही मैंने और कुछ डेंड्राइट बना दी। ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन है गुरुजी, न्यूरॉन है गुरुजी, है ना। यहां से क्या है मेरे भैया? सिग्नल आ गया, है ना। यहां से क्या आया? सिग्नल आया। ये जो सिग्नल आया इसको कैच करने का काम किसका है गुरुजी? सिग्नल को कैच करने का काम है डेंड्राइट का। डेंड्राइट जो है सिग्नल कैच करके किसके पास फेंक देगा? साइटोन के पास फेंक देगा। एंड ये जो साइटोन है ये सिग्नल को आगे कहां पहुंचाएगा? आपका एक्सॉन में पहुंचाएगा। एक्सॉन से सिग्नल जाता 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 कहां चला जाएगा? नर्व एंडिंग पे चला जाएगा। अब नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के बीच में तो भैया गैप है। अगर गैप है, सिनेप्स है, तो यहां कुछ केमिकल्स बनेंगे जिनका नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और इन केमिकल्स से ये जो सिग्नल है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। अब भैया दूसरे न्यूरॉन में जब सिग्नल चला गया है तो ये भी कहां पहुंचेगा? डेंड्राइट से होता हुआ साइटोन के पास पहुंचेगा, साइटोन से होता हुआ एक्सॉन के पास पहुंचेगा, और ऐसे जाते 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 फाइनली किसके पास पहुंचेगा? इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचेगा। इफेक्टर ऑर्गन के पास यानी आप ये सिग्नल किसके पास भेज रहे हैं? या तो किसी मसल के पास, है ना, या किसी ग्लैंड के पास। या तो आप किसी मसल के पास भेज रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? या तो किसी ग्लैंड के पास भेज रहे हैं। अगर ग्लैंड के पास आपने सिग्नल भेजा है तो आपने सिग्नल भेजा होगा कुछ रिलीज कराने के लिए।
एक ग्लैंड है जो कि कोई केमिकल रिलीज करता है, तो आपने अगर ग्लैंड पे सिग्नल भेजा तो ये क्या करेगा, इट विल रिलीज केमिकल, इट विल रिलीज केमिकल। और अगर मेरे भाई आपने मसल के पास सिग्नल भेजा है तो इट विल गेट्स शॉर्टन, इट विल गेट्स शॉर्टन, ये छोटी हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मसल का छोटा हो जाना, इसे आप क्या कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये क्यों होती है, क्योंकि मसल में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बिकॉज मसल हैज सम प्रोटीन्स, हैज सम प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, बहुत सारी चीज होती है, पर मेन है आपके एक्टिन, मायोसिन। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो जब आपके मसल के पास सिग्नल आएगी तो मसल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी, इसी को आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ग्लैंड के पास अगर सिग्नल चला गया तो ग्लैंड क्या करेगा, केमिकल रिलीज कर देगा। इन दोनों में से कोई एक काम आपको कराना होता है। अब कुछ मसल ऐसी हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं वॉलेंटरी। यानी हमें डायरेक्टली ब्रेन को सिग्नल देना होता है कि मैं इस मसल को फड़फड़ाना चाहता हूं, तो ये वॉलेंटरी मसल है, इसमें मेरी ओन कन्विक्शन काम करती है, अपनी मर्जी काम करती है मेरे भाई। अगर मैं यहां पर अपनी बाइसेप मसल्स को ऐसे ऐसे करना चाहूं, बहुत ज्यादा भयंकर मसल है नहीं, लेकिन क्या आपको थोड़ी बहुत मेरे डोले सोले हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? यस गुरुजी, क्या बात है ना। 16 का नहीं है, 12 इंच का तो होगा ही मेरे भाई, है ना। तो मैं इसको अपनी मर्जी से हिला पा रहा हूं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करा पा रहा हूं, या है ना। और मेरे भाई ये उंगली में हिला पा रहा हूं अपनी मर्जी से, ये उंगली में हिला पा रहा हूं, ये हाथ में हिला पा रहा हूं, है ना, ऐसे ऐसे कर पा रहा हूं। दिस इज आई एम डूइंग विद माई ओन कन्विक्शन। ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अपने हाथ को हिलाना है, मुझे अपनी भुजाओं को हिलाना है, दैट इज माई ओन डिसीजन। सो दीज मसल्स आर वॉलेंटरली कंट्रोल्ड, है ना। तो मैं वॉलेंटरी एक्शन इन पे दिखा सकता हूं, वॉलेंटरली मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं। दिस इज वॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे मेरा जोर नहीं चलता। क्या मैं अपनी पेट की मसल्स को ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मेरी ब्लड वेसल, जो आपकी नसें हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, आगे चल के पता लग जाएगा, जो आपकी नसें हैं इनमें भी एक पतली सी मसल की लेयर होती है। क्या आप में दम है कि इसको आप खुद से फड़फड़ा सको? जैसे आपने बाइसेप जो है ऐसे फुला ली मेरे भाई, क्या आप अपनी नसों के अंदर पाए जाने वाली ये जो पतली सी मसल की लेयर है इसको अपने आप ऐसे फुला सकते हो या सिकोड़ सकते हो? नहीं गुरुजी, ये हमारे बस में नहीं। क्या आप अपने इंटेस्टाइन की मसल्स को खुद फुला सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या सिकोड़ सकते हो? नहीं गुरुजी, ये हमारे बस में नहीं। तो दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। वो अपनी बॉडी खुद करेगी, अपनी बॉडी उन मसल्स पे सिग्नल भेजेगी, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मैं खुद ये काम नहीं कर सकता। सो वॉलेंटरी सिग्नल्स आर द सिग्नल्स वेयर आई एम डिसाइडिंग कि मुझे क्या करना है। लेकिन इनवॉलेंटरी सिग्नल्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कर रही होती है। तो इसीलिए मेरे भाई वॉलेंटरी जो आपकी मसल्स हैं कौन सी हो गई, जैसे बाइसेप ट्राइसेप हो गई, बाइसेप ट्राइसेप हो गई, ये आप खुद क्या कर सकते हैं, फुला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई इनवॉलेंटरी जो है, वॉलेंटरी का मतलब ये होता है आप वॉलेंटियर कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। इनवॉलेंटरी जो है जैसे कि आपका मसल ऑफ ब्लड वेसल, मसल ऑफ ब्लड वेसल या मसल ऑफ इंटेस्टाइन या मसल ऑफ इंटेस्टाइन, ये आप देखोगे तो आपको खुद कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलेगा। ये है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। यानी कई ऐसी मसल्स हैं जिनको सिकुड़ने का सिग्नल मैं दे रहा हूं। मैंने अपनी ब्रेन को कहा कि इस मसल को मुझे सिकुड़ना है, ब्रेन ने कहा हाँ भाई करो ना रोनाल्डो भाई, है ना, ऐसे ऐसे डोला फुलाओ, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं खुद कर रहा हूं। कुछ ऐसी मसल्स हैं जिनको कंट्रोल कौन करेगा, नर्वस सिस्टम खुद करेगा, मैं सिग्नल नहीं दे सकता। यस, दीज आर इनवॉलेंटरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस। यहां तक की बात चमक गई है मेरे सारे भाई बहनों को? फटाफट बताइए, यहां तक की बात चमक गई है? साहिल भाई और मिश्रा भाई, मिश्रा मेरे भाई कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी डिमांड आ रही है, हैवी डिमांड है तुम्हारी बैच में। मिश्रा जी एक बार जो है साहिल भाई को कुछ बोल दो, है ना। सब मिश्रा के पीछे पड़ गए, बोलो ना मिश्रा। सर बाइसेप का मतलब, बाइसेप ये वाली जो मसल है ना हमारा डोला, इसे बाइसेप कहा जाता है। ये वाला जो है, जो मेरा बहुत अभी बना नहीं है, इसे हम ट्राइसेप कहते हैं। दिस इज बाइसेप, दिस इज ट्राइसेप। यस,
मसल्स के नाम है, बाइसेप ट्राइसेप। क्लियर है मेरे भाई? बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह, करेक्ट। हाँ, जैसे कार्डियक भी अपनी मर्जी से नहीं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से कार्डियक मसल धड़क रही है ना, लेकिन कार्डियक मसल का जो है कोऑर्डिनेशन अलग तरीके से होता है, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आपका नसीब हुआ, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अगर आप बायोलॉजी नहीं लेते तो आप नहीं जान पाओगे कि हार्ट कैसे काम करता है ना। यहां पर अभी हमारे सिलेबस में इतनी डेप्थ में बातें नहीं है, ये तो आप 11th में और उसके बाद एमबीबीएस वगैरह में ही आगे चल के पढ़ते हो, करेक्ट है। आ जाओ। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो हमारा मेन कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग ऑर्गन है, हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो मेरे भाई हमारी जो बॉडी है इसमें न्यूरल कनेक्शंस फैले हुए हैं, हमारी पूरी बॉडी में तार फैले हुए हैं, और हमारा मेन जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जैसे पूरे शहर में तार फैले हुए हैं लेकिन बिजली आती है बिजली घर से, इसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में तार फैले हुए हैं, लेकिन मेरे भाई मेन कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है इसको मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहा जाता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व्स हैं एज वेल एज जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, और यहीं पर आप अगर हियरिंग कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, देख रहे हो, अधिकतर पार्ट यहां हो जाते हैं। हियरिंग में मिड ब्रेन भी हेल्प करता है, ये बात याद रखना, यहां पर भी हियरिंग आप लिख सकते हो, है ना। सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन भी यहीं पर आपकी क्या हो रही थी? रिसीव हो रही थी। कौन कर रहा था? थैलेमस, एम और एस का साउंड उसमें आ रहा था। तो डिसीजन यहां पर बनाया जा सकता है मेरे भाई, और उसके बाद आपकी जो मसल्स है यहां तक सिग्नल भेजा जा सकता है। आप जो हो भूखे हो या आपका पेट भर गया है, प्यासे हो या मेरे भाई प्यास बुझ चुकी है, सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये भी फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे ही मेरे भाई आप खाने को देखते हो मुंह में पानी आ जाता है, तो ये सारी चीजें भी क्या है? अडेप्टेशन है। मुंह में पानी आ जाता है मतलब सलाइवा आ जाता है। तो सलाइवा जो है ये क्यों आता है? जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर पाओ, क्योंकि सलाइवा जो है उसमें एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट पे हमला करेगा। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है और वो टेस्टी भी है, तो आपको पहले ही सिग्नल मिल जाते हैं, आपका माउथ जो है वाटर करने लगता है, यानी उसमें जो है सलाइवा आने लगता है। यस। तो मेरे भाई काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फोर ब्रेन कर रहा था थॉट से रिलेटेड। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है ये कंपैरेटिवली छोटे पार्ट है ना। जैसे मेरे भाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा था आपका कौन? हाइंड ब्रेन का मेडुला पार्ट, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इसे वॉमिट सेंटर भी कहा जाता है, ये सारा मेडुला कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहते हैं, यानी आप अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ये सेरिबेलम करता है, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो वॉमिट सेंटर भी कौन है? लिख सकते हो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, तो वो भी कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ही करेगा। जब भी आप कोई सिग्नल शेयर करते हो तो आपको फाइनल रिस्पांस पहुंचाना होता है कहां पर? किसी मसल या ग्लैंड तक। तो आप अगर मसल पे सिग्नल पहुंचा रहे हो तो मसल का फाइबर जो है एक्ट तो करे, तो मसल क्या करती है? छोटी हो जाती है जब उसके पास कोई सिग्नल आता है, इसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मसल में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया एक्टिन एंड मायोसिन। इनके पास जब नर्वस सिग्नल आएगा तो ये छोटे हो जाएंगे। अब मेरे भाई कुछ ऐसी मसल्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप खुद सिग्नल जनरेट कर सकते हो वॉलेंटरीली, और कुछ ऐसी हैं मेरे भाई जिनको ब्रेन खुद सिग्नल देता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें इनवॉलेंटरी एक्शंस कहा जाता है। ये आपने देखा। तो एक दो बातें और लिख सकते हो यहां पर, राइट। जैसे आप यहां लिख सकते हो वॉमिट सेंटर भी है। अगर आपको वॉमिट आ रही है तो वॉमिट को कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आप ये भी याद कर सकते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड है, तो आपका वॉमिट से रिलेटेड भी यही होगा। आप कुछ सवाल देख लेते हैं मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। आराम आराम से पढ़िएगा, आराम आराम से सवाल सॉल्व करिएगा। यहां तक अगर लिख लिया है एक बार फटाफट बताओ, फिर मैं आपको एक एक सवाल प्यार से पढ़ाता हूं और फिर सॉल्व कराता हूं। आराम से देखना मेरे भाई, आराम से देखिएगा। पहला सवाल आपके सामने पेश किया है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन इनमें से क्या क्या चीजें कर सकता है? थिंकिंग, सोचने का पार्ट, हार्ट बीट रेगुलेशन, बॉडी का बैलेंस बनाना, या सारे के सारे? बताओ। 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा, 30 सेकंड का भी सवाल नहीं। एक बार फटाफट ये बता दो, एक बार फटाफट ये बताओ, ब्रेन क्या करता है? भाई ब्रेन थिंकिंग का काम कर सकता है। थिंकिंग का पार्ट कौन करता है? सर फोर ब्रेन मेजरली आपका थिंकिंग का काम करता है ना।
रेगुलेटिंग हार्ट बीट, यानी मेरे भाई आपका हार्ट बीट जो है, आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस कौन कर रहा था, कंट्रोल आपका मेड्यूला। और पीसीएम यानी पोन्स मेड्यूला और सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है, तो क्या ये हाइंड में आ जाएगा। और मेरे भाई आपका बैलेंसिंग द बॉडी, बैलेंस कौन कर रहा था, सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो क्या सारे के सारे जो है आपके कहीं ना कहीं ब्रेन ही कर रही है कंट्रोल, क्योंकि ब्रेन तो आपका मेन कंट्रोल सेंटर है ना, तो वो तो करेगा ही। सर फ्रंटल लोब क्या होता है, भाई फ्रंटल लोब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपकी जो ब्रेन है, अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे तो इसमें ना कई सारे लोब होते हैं, यानी कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ब्रेन को आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो कि सबसे आसान तरीका है। फोर ब्रेन बाहर वाला, फिर बीच में मिड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन नीचे वाला पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से जाके कनेक्ट होगा। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये फ्रंटल है, पराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है। तो इन लोब्स के नाम इनकी पोजीशन के हिसाब से रखें। फ्रंट में है तो फ्रंटल, टेम्पोरल साइड में है, पैराइटल यानी पेरीफेरी पे है, बाउंड्री पे यानी ऊपर की साइड है ना, ऑक्सीपिटल आपका थोड़ा सा यहां पर है। तो फ्रंटल लोब मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो आगे की साइड प्रेजेंट है, इसे फ्रंटल लोब कहा जाता है। ठीक है, नाम से ही डिकोड कर लेंगे आप, समझ में आ जाएगा। लगभग 80% लोगों ने सही बता दिया भाई, हर चीज में ही दिमाग लगता है, इस सवाल में भी दिमाग लगता है ना। 80% लोगों ने लगाया है। एक और सवाल सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन, कौन सी बातें सत्य हैं, कौन सी बातें असत्य हैं। मेन थिंकिंग पार्ट हाइंड ब्रेन है क्या, मेन थिंकिंग पार्ट हाइंड ब्रेन है क्या, नहीं गुरुजी। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, मेरे भाई सुनना, सूंघना, मेमोरी, ये जो दिमाग लगाने का काम है कौन है, फोर ब्रेन करता है, करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सलाइवेशन, मुंह से सलाइवा निकलना, इनवॉलेंट्री आप खुद तो निकाल नहीं रहे। वॉमिटिंग जो है ना, एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन, क्या मेड्यूला को ही वॉमिट सेंटर कहा गया था, यही आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस कंट्रोल कर रहा था, और यह हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, ये बात भी करेक्ट है गुरुजी। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, सेरिबेलम, बेल फॉर बैलेंस, ये तो बैलेंस कंट्रोल कर रहा था मेरे भाई, तो ये बात गंदी है। तो आंसर निकाल दो फटाफट। आंसर तो मैंने बता ही दिया है, पर फिर भी आप निकाल दो अपने एंड से। बताओ मेरे भाई कौन कौन सी बातें सत्य हैं। मेन थिंकिंग पार्ट क्या हाइंड ब्रेन है, नहीं सर फोर ब्रेन है। हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट, ये फोर ब्रेन करता है, करता है। सलाइवेशन, वॉमिटिंग, बीपी कंट्रोल, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना, ये कौन करता है, मेड्यूला करता है, करता है। सेरिबेलम जो है ये बैलेंस करता है, करता है। यहां लिखा है नॉट कंट्रोल बैलेंस, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। उत्तर क्या आ जाएगा आपका 2 और 3, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 2 और 3, यानी उत्तर हो जाएगा सी, चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर, आंसर विल बिकम सी, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट। ओके सर, व्हाट आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस रिस्पॉन्सेस, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक ऐसे रिस्पॉन्सेस जहां आप एक्टिव हो, है ना, एक्टिव हो जहां आप, और जहां आप खा के पड़े हुए हो, वो है पैरासिम्पैथेटिक, है ना। तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्या है, जब आप एक्टिव हो, समझ लो मेरे भाई आपके पीछे कुत्ता पड़ गया और आपको कुत्ते से बहुत डर लगता है, तो आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, एक्टिव है बॉडी, है ना, सांस लेने का रेट बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है, बॉडी की मसल्स एक्टिव है, भाग रहे हो, कृष बन गए हो, है ना, लूडो की गोटी बन गए हो, टक 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 करके भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, योर बॉडी इज नाउ एक्टिव, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, खाओ पियो ऐश करो मित्रों रिस्पॉन्स, मस्त आराम से लेटे हो, चिप्स खा रहे हो, कोक पी रहे हो, है ना, मस्त आराम से सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, बॉडी एकदम रेस्ट पे है, उतने ही काम कर रही है जितने बॉडी को करने चाहिए, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, आ जाओ, तो उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर सी, हो जाएगा, हो जाएगा गुरुजी। लगभग 82% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानबूझ कर लेकर आया हूं, ये मैं आपको बताता हूं। ये है आपका ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का आखिरी पार्ट जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो क्या है मेरे भाई, सेरिबेलम, जो बैलेंस मेंटेन करता है वो पीछे है, पोन्स और मेड्यूला जो है उससे ये पूंछ निकलती है, तो ये बीच का जो पार्ट है ये क्या है, मेड्यूला। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, फटाफट लिख दो मेरे भाई, याद हो जाएगा, और नोट्स में भी ऐड कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट्स में ऐड कर लेना। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, पूंछ बनाएगा, कौन सा पार्ट है वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो ब्रेन का आखिरी पार्ट है, तो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो जाएगा, उसी की पूंछ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका मिस्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर ये आपकी ब्रेन है ना, तो यहां आपका पोन्स मिल रहा है, अगर
यहां आपका क्या मिलेगा, सेरिबेलम मिलेगा। ये जो लंबी सी डंडी है इसको हम मेडुला कहते हैं, ये आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ जाएगी। तो आंसर क्या होता है आपका, मेडुला हो जाता है। ठीक है, बताने के बाद कैसे गलत कर रहे हो भाई, ये कौन सी तरकीब है? बताने के बाद कौन डी लिख रहा है भाई? द आंसर इज बी, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, है ना। आंसर बताने के बाद भी कैसे बच्चे हो यार, कोई बात नहीं। लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है, फटाफट बताइए। लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है? अगर आपको ब्रेन के दो टुकड़ों को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कॉल करोगे। कॉल करोगे, कॉल करोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ढूंढो कॉल, है ना, कॉल कर लेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेन के जो दो हिस्से थे लेफ्ट और राइट वाले, इनको कनेक्ट करने के लिए हम एक टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे, फाइबर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है क्या, कॉर्पस कैलोसम। कॉल का साउंड यहां पर आ जाएगा कैलोसम। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है ना। आंसर क्या आ जाएगा मिस्टर ए, अपना बच्चन विल बिकम द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, तब तक अगला सवाल पढ़ना स्टार्ट करो। तो सेंटर फॉर हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास कौन कंट्रोल करता है? लगभग 87% लोगों ने बता दिया है। ये भी बता दो भाई, आपका हंगर एंड थर्स्ट कौन कंट्रोल करता है? एक शब्द था जिसमें ईट आ रहा था, क्या था वो शब्द? हीट। क्या था वो शब्द? हीट, HT, हीट। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस में एम और एस पे मैंने फोकस किया था, मोटर और सेंसरी सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। हीट शब्द तो था HT जिसमें आ रहा था, ये क्या करता है? ये बेसिकली आपका हीट का मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, और ईट भी इसमें आ रहा है, यानी खाने पीने की भी अर्ज को कंट्रोल करता है। तो उत्तर क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है। तो यहां फोर ब्रेन भी नहीं दिया हुआ, अदरवाइज आप फोर ब्रेन और हाइपोथैलेमस दोनों कर सकते थे। स्पेसिफिकली पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर, कि फोर ब्रेन का भी कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेगा? ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। तो आंसर आ जाता है मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर, है ना। अब अगला सवाल भी ऑलमोस्ट सेम है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है मेरे भाई? हीट शब्द में आपका टेम्परेचर भी तो आ रहा था, हीट जो है डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड ही तो है। तो हाइपोथैलेमस यहां पर भी तो आ जाएगा, इसमें कोई बात है ही नहीं। पिट्यूटरी में आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, ये एक ग्लैंड है जो हार्मोन्स बनाता है। सेरिबेलम बैलेंस करेगा, पॉन्स पाउडर लगाओ सो जाओ, स्लीप एंड रेस्ट रेगुलेट करेगा, एंड पी फॉर न्यूमेटैक्सिक सेंटर यानी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस से शब्द निकाला था हीट, यानी टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, और हीट में ईट भी आ रहा है, यानी खाने पीने की अर्ज को कंट्रोल करेगा। तो उत्तर आ जाता है मिस्टर सी। बस ये आपकी बात है, आज की बड़ी बातचीत इतनी ही। जायद, मयंक, जतिन, अहमद, नंद किशोर, नमन, तन्मय, ध्रुव, उदित एंड राहुल आर इन टॉप रैंक्स। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब मेरे भाई फटाफट बताओ, क्या ये सभी को समझ में आया? एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए मेरे भाई, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ भाई आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यस, बस आज की क्लास हो गई। बहुत लंबी नहीं, मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं, पर एक क्लास बहुत लंबी मैं आपके लिए नहीं लूंगा, है ना। आप छोटे हो, है ना, आप बहुत छोटे हो, आपकी अभी बड़ी क्लास नहीं, आपके दिमाग पे मैं उतना लोड नहीं दूंगा। जब मैं 10th क्लास में आया था मैंने यही सोचा था, मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जितना आपको पेपर में चाहिए मैं उतना ही आपको दूंगा, उससे एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग पे बहुत लोड आने वाला है 11th 12th क्लास में। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। आप 11वीं में मेरे हत्थे चढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मेरे भाई, मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, है ना। लेकिन अभी के लिए 10वीं इज अ वेरी स्मॉल क्लास, आई डोंट वांट यू टू गेट प्रेशराइज्ड। हम चाहते हैं कि 10वीं के पेपर बढ़िया तरीके से, आगे चल के यू विल गेट इन अ लूप, आगे चल के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। मैं चाहता हूं आप ये साल एंजॉय करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, 100 नंबर लेके आए, उतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। तो पूरा एंजॉयमेंट के मूड में रहो, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे ध्यान दो, क्योंकि अगली साल से आपकी लाइफ थोड़ी सी बदलेगी, बहुत बदलेगी इनफैक्ट। तो अभी के लिए चिल। अगले सेशन में हो सकता है मेरे भाई मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, मतलब अगले वीक में, है ना। तो अगले सेशन में वी विल कंप्लीट मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड देन आफ्टर आई टेक अनदर एक्स्ट्रा क्लास, और अगले हफ्ते हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर लें। एंड देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एज वेल एज हम लोग जाएंगे एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर पे। और अगर आप बीच में बोलोगे तो एनवायरमेंटल इश्यूज हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यस,
वीडियो कॉल तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडियो में मची है उथल पुथल, लेकिन हाँ डाउट ले लेते हैं, डाउट लेंगे भाई के। आ जाओ। सर मुझसे याद नहीं होता, समझा भी नहीं जाता। नेहा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं, हमारा ब्रेन जो है ना वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि नाम हमें एक बार में समझ में नहीं आते। अच्छा आप इस चीज को एक बार प्रैक्टिकली सोचो। आज जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, शुरू में 4 बार तो आप उसका नाम भी भूल गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी जिससे आप बहुत ज्यादा बार मिल चुके हो, आपको उसका नाम तक ध्यान नहीं आता। मेरे भाई जब नामों का, इंसान जो कि आपके साथ रह चुके हैं, जो कि आपके साथ वक्त बिता चुके हैं, जब उनके नामों को याद रखने के लिए भी आपके उनके नाम बार बार रिमाइंड करना पड़ता है, तो ये तो तब भी कंटेंट है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपकी ब्रेन घबराती है, जैसे नए नाम। ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करती जब आप नए नाम पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट डालना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है और ब्रेन को तैयार करना पड़ता है कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। और जब आप इस टेम्परामेंट के साथ क्लास में बैठने लग जाएंगी, आपको जेन्युइनली बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और याद भी रहेंगी। बार बार रिवीजन करो, बार बार चीजों को दोहराओ, और उसके बाद आपका ब्रेन एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएगा। आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि हाँ आप चीजें समझ सकती हो, आप चीजों को याद रख सकती हो, और आपको याद होने भी लग जाएगा। ये आपके भाई का वादा है। यस सर एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, हाफ ईयरली का सिलेबस नहीं हुआ है। दिव्यांशु भाई कर लेंगे, है ना, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक होपफुली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, और उसके बाद मैराथन भी लेनी पड़ी। आप बस तैयार रहना यार, आप लोग बस बीच में रो मत देना। तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं एटलीस्ट वो भी अगर क्लास में आ जाएंगे तो वी कैन टेक एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन संडे, और मैं बाकी टीचर से बात करके क्लास ऊपर नीचे कर लूंगा, है ना। सैटरडे संडे को क्लास लेकर के हम लोग आपका सिलेबस ट्रैक पे ला सकते हैं आने वाले 2-3-4 हफ्तों में। मतलब आने वाले 1 महीने के अंदर आप जितना सिलेबस बोलोगे उतना मैं करा सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस लेता हूं, तो दिस इज अ चंक बिट फॉर मी। आप बोलोगे 2, 2.5, 4, 5 घंटे क्लास लेनी है तो लिए जा सकती है ना। सर एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा क्वेश्चन रह गया दोस्त? आए ये हो गया, 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 ये हो गया। दोस्त सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक तो कुछ छूटा नहीं है ऐसा, पर कोई बात नहीं। नोट्स कैसे बनाएं? आप जो क्लास में होता है, देखो मैं लिख के पढ़ाता हूं तो मेरे साथ साथ भी बना सकते हो। अगर नहीं बनाने हैं तो हर चैप्टर के बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपने देता ही हूं, तो वो भी आप कर सकते हो। सर प्लीज बताओ कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में? देखो यार ये कुछ चीजें हैं जो चलती आ रही हैं, और एक्चुअल में इट इज नॉट अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। कुछ कैटेगरी बेस्ड आपके जो है चीजें रहती हैं, और कुछ डिस्काउंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। तो अब ठीक है, एक्सेप्टेंस है लोगों में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू सो मच दोस्त अर्लिन, थैंक यू सो मच। हाइंड ब्रेन जो है देखो इसके 3 पार्ट हैं, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पोन्स जो है ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी जो है बेसिकली उसमें रिस्पॉन्स देता है ब्रीदिंग के लिए। यानी अगर आप ब्रीदिंग रेट को चेंज करना चाहते हैं, अपने सांस लेने के रेट को चेंज करना चाहते हैं, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को आप छेड़ सकते हैं, वो जो है ब्रीदिंग रेट को अल्टर कर देगा। फिर उसके बाद आता है आपका पॉन्स ही, जो कि आप बॉडी पे लगा के सो सकते हो। मस्त पॉन्स पाउडर से याद रखो कि आपकी स्लीपिंग और रेस्ट साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है। जो आपका सेरिबेलम है, इसमें बैल शब्द आ रहा है तो ये बैलेंस कराएगा। और मेडुला जो है मेरे दोस्त ये वॉमिट सेंटर है, ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा, ये आपको सांस लेने में हेल्प करेगा, एज वेल एज आपकी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स पे आएंगे दोस्त, है ना। होपफुली मैं चाह रहा हूं कि मैं एक यूट्यूब सीरीज लूं, अभी देखते हैं कैसा कितना टाइम रहता है, उस हिसाब से आई विल मेक अ डिसीजन, पर आपको सबसे पहले पता लग जाएगा क्योंकि आपके लिए आएगी वो सीरीज। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऊपर जो है आपका एक नर्वस टिश्यू का गुच्छा है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, और उस गुच्छे की एक पतली सी चोटी है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेन प्रोसेसिंग सेंटर इज ब्रेन, उसका जो एक छोटा सा एक्सटेंशन है, एक छोटी सी चोटी जो निकल रही है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, है ना। वन शॉट दे देंगे यार सार्थक भाई, थैंक यू। वीडियो कॉल करेंगे दोस्त, वीडियो कॉल करेंगे। राधे राधे रितेश भाई, थैंक यू सो मच। यस मैं यकीन 2.0 में पढ़ाता हूं विशाल भाई। ओके, पीएनएस मतलब देखो, पीएनएस में पी का मतलब है पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब चारों ओर, बीच में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो चारों ओर चीजें निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो है पीएनएस। सिंपल सी बात, ठीक है। चल जाते जाते लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए मेरे दोस्त, अगर सबको सब कुछ समझ में आ चुका है। और देखो भाई याद करने की चीज है, कई बार आपको थोड़ा सा इंपुट देना पड़ेगा, कई बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार चीजों को देखेंगे, दोहराएंगे, तो बायोलॉजी आपको इजी लगेगी। कुछ पार्ट याद करने का होता है, कुछ नाम आप पहली बार सुन रहे होते हैं, तो ब्रेन जो है थोड़ा सा रिटेलिएट करती है। ब्रेन को लगता है बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन लोड हो रही है, इसीलिए आज कम पढ़ाया,
जब हमारा इजी चैप्टर आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा, जेनेटिक्स आएगा, तो ज्यादा पार्ट जो है आपका एक एक लेक्चर में कवर हो रहा होगा। ऑल राइट एवरीवन, चल अपना ख्याल रखो। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ भी करके कोशिश ये रहेगी, क्योंकि आपका भी सिलेबस खत्म कराना है। तो 5 चैप्टर है हमारे बायोलॉजी में, 2 चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक निपटाएं, और उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा सकती है। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और एंजॉय भी करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, शुक्रिया, मिलता हूं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय।